गांव में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज आसमान में आग उगल रहा था। हर किसी के माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। मिट्टी सूखकर दरारों में बदल गई थी। ऐसे समय में मोहन सब्जी वाला आधे बीघे जमीन में सब्जियां उगाकर अपनी रोजी रोटी चला रहा था। मोहन खेत में नंगे पांव खड़ा था। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि पैर जल रहे थे, लेकिन वह अपने खेत को हरा भरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। सुनो मोहन, इतनी गर्मी में खेत में मत जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे गंगा, अगर मैं खेत नहीं जाऊंगा तो हमारे बच्चे भूखे सोएंगे। मेहनत ही तो हमारा सहारा है। गंगा कुछ नहीं कह सकी। वह जानती थी कि मोहन का पसीना ही उनके घर का चूल्हा जलाता है। सुबह खेत से ताजी सब्जियां तोड़कर मोहन ने उन्हें अपनी टोकरी में रखा और ठेले पर रखकर बाजार जाने लगा। बच्चे दौड़कर उसके पास आए। बाबा, बाजार से लौटते समय मेरे लिए समोसे लेते आना और मेरे लिए चूड़ियां लेते आना बाबा। मोहन ने प्यार से बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। हाँ बेटा, आज सब्जियां अच्छी बिकी तो जरूर लाऊंगा। मोहन ठेला चलाते हुए बाजार की ओर बढ़ रहा था। गर्मी से सड़क तप रही थी। अचानक सामने से तेज रफ्तार में आती एक ट्रक ने ठेले को जोर से टक्कर मार दी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। सड़क पर सब्जियां बिखर गईं। मोहन दूर जाकर गिरा। उसके सिर से खून बह रहा था। लोग दौड़कर आए। अरे जल्दी से किसी को बुलाओ, मोहन बहुत चोटिल हो गया है। मोहन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसके दिमाग में बस अपने बच्चों की मुस्कुराहट थी। जब गांव में खबर पहुंची कि मोहन का एक्सीडेंट हो गया है, तो गंगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। मोहन, आंखें खोलो, हमारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इनकी हालत बहुत गंभीर है। अगर जल्दी अच्छा इलाज नहीं हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल होगा। गंगा के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने मोहन के बड़े भाई पवन से पैसे मांगने के लिए गई। भैया, मोहन का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। अगर कुछ पैसे मुझे उधार में दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखो गंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि सबको मैं पैसे उधार पर देता रहूं। तुम कहीं और से पैसे उधार पर ले लो। मोहन का भाई पवन ने पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर उसने अपने पड़ोसी और गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। हे महादेव, अब मैं क्या करूं? मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, सब संकट में हैं। मुझे कोई राह दिखाओ भगवान। तभी गंगा को अचानक याद आता है कि उसके मायके से मिले हुए जेवर काम आएंगे। हाँ, यह सही रहेगा। मैं अपने जेवर को सेठ रामलाल के यहाँ गिरवी पर रख देती हूँ। उस पैसे से मोहन का अच्छे से इलाज हो जाएगा। रामलाल की सब्जी की बहुत बड़ी दुकान रहती है। वह बाजार में सब्जी बेचने का काम किया करता है। गांव के सभी लोग रामलाल के यहाँ जेवर गिरवी रहकर पैसे ले जाया करते थे। गंगा ने भी रामलाल के यहाँ अपने सारे जेवर रखकर मोहन का इलाज करवाया। पर एक्सीडेंट इतनी भयानक थी कि मोहन की दोनों टांगे कट गई थीं। गंगा, मेरे पैर कहाँ हैं? गंगा ने उसकी हथेलियां कसकर पकड़ ली। मोहन की आंखों में आंसू थे। गंगा, मैं अब कुछ करने लायक नहीं रहा। हमारा घर कैसे चलेगा? गंगा ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी जगह पर काम करूंगी। मोहन घर लौट आया, लेकिन अब वह बैसाखी के सहारे भी खड़ा नहीं हो सकता था। बच्चों की जिम्मेदारी और घर का खर्च सब गंगा पर आ गया। गंगा ने हिम्मत की और खेत जाने लगी। सुबह से शाम तक धूप में तपती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन वह नहीं रुकी। जब पहली बार वह बाजार में सब्जी बेचने गई तो गांव के लोग बातें बनाने लगे। अरे अब औरतें भी सब्जी बेचेंगी? बेचारी का पति अपाहिज हो गया, अब यह क्या कर सकती है? लेकिन गंगा ने किसी की परवाह नहीं की। वह सब्जी बेचती रही, बच्चों के लिए 2 रोटी कमाने के लिए। पर गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जमींदार ने अपने तालाब से पानी देने से मना कर दिया। खेत सूखने लगे। हे महादेव, अब अगर पानी नहीं मिला तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। गंगा ने आखिरी उम्मीद के साथ गांव के जमींदार के पास जाने का फैसला किया। वह उसके बड़े से महलनुमा घर के दरवाजे पर पहुंची और धीरे से दरवाजा खटखटाया। कौन है? आता हूँ। जमींदार साहब, कृपा करके हमें अपने तालाब से थोड़ा पानी लेने दीजिए। हमारी फसलें सूख रही हैं। गंगा, इस साल बहुत गर्मी है। अगर मैं अपना तालाब सबको दे दूंगा तो मेरा खुद का क्या होगा? गंगा की आंखों में आंसू आ गए। साहब, अगर खेत सूख गए तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कम से कम थोड़ा पानी तो दे दीजिए। लेकिन जमींदार टस से मस नहीं हुआ। तो हमने क्या
जिंदगी भर पानी देने का टीका लेकर रखा है। चली जाओ यहाँ से, दोबारा फिर कभी पानी के लिए यहाँ मत आना। गंगा का सिर झुक गया। वह चुपचाप वापस लौट गई। थकी हारी गंगा अपने पुराने सूखे कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी कुएं से आवाज आती है, कोई मुझे कुएं से बाहर निकालो, मैं कुएं में गिर गया हूँ, मेरी मदद करो। जैसे ही यह आवाज गंगा ने सुनी, वह तुरंत कुएं के अंदर देखी कि एक साधु बाबा कुएं में गिरे हैं। फिर गंगा ने रस्सी डालकर साधु बाबा को कुएं से बाहर निकाला। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे इस कुएं से बाहर निकाला। मैं कब से इस कुएं में ही गिरा हुआ था, पर किसी ने मुझे इस कुएं से नहीं निकला। पर बेटी, तुम इस कड़कती धूप में इस सूखे कुएं के पास क्या कर रही हो? तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। मुझे बताओ, हो सकेगा तो मैं मदद करूंगा। मैं आपको क्या ही बताऊं बाबा, मेरी जिंदगी में बहुत कष्ट है। मैं सब्जी बेचने का व्यापार करती हूँ। मेरे कुएं सूखे होने के कारण मैं जमींदार के तालाब से पानी लिया करती थी, पर उन्होंने पानी देने से मना कर दिया। गंगा ने साधु बाबा को सारी कहानी बता दी। फिर साधु बाबा बोले, बेटी, इस कुएं को खोदो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। गंगा को आशीर्वाद देकर साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। फिर गंगा घर जाकर सारी बात मोहन को बताती है। ठीक है गंगा, तो फिर तुम कल जाकर कुएं को खोदो, एक बार मेहनत करके देखो। मेहनत करने में क्या जाता है, शायद साधु बाबा की बात सच हो जाए। गंगा ने साधु बाबा की बात मानी और अगले ही दिन कुएं की खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब वह जमीन में गहराई तक खुदाई कर रही थी, तो अचानक कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई। अरे, ये कुदाल में क्या टकरा रहा है? उसने और खुदाई की तो एक चमकता हुआ घड़ा निकला। जैसे ही उसने घड़े को हाथ में उठाया, उसमें से पानी के बुलबुले निकलने लगे और देखते ही देखते कुआं पानी से भर गया। गंगा के कुएं से निकलने वाला पानी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब से उसने इस पानी से सब्जियों की सिंचाई शुरू की थी, तब से उसकी सब्जियां और भी हरी भरी, बड़ी और ताजी होने लगी। बैंगन, लौकी, भिंडी और टमाटर पहले से 2 गुने बड़े हो गए थे। गांव के लोग उसकी सब्जियां देखकर हैरान थे। अरे वाह गंगा, तुम्हारे टमाटर तो सेब जितने बड़े हो गए हैं। तुम्हारी सब्जियां सबसे ज्यादा ताजा और मीठी होती हैं। अब हम कहीं और से सब्जी नहीं लेंगे, अब हमेशा तुमसे ही सब्जी लिया करेंगे। ये सब खड़े होकर जमींदार रामलाल सुन रहा था। उसके अंदर एक जलन की भावना प्रकट हो गई। अरे यह कैसे हो गया? मैं तो उसे अपना तालाब का पानी देने से मना कर दिया, फिर यह गंगा पानी कहां से ला रही है? और इसकी सब्जियां इतनी लंबी बड़ी कैसे हो रही हैं? मुझे इसका पता करना ही होगा। अब जमींदार रामलाल गंगा का पीछा करने लगा। वह देखा कि गंगा अपने कुएं से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई कर रही है। तब वह बहुत आश्चर्य में हो गया। अरे यह कैसे हो सकता है? इसके कुएं तो कई सालों से सूखे थे, इसमें अचानक पानी कहां से आ गया? इस कुएं से ही इसकी इतनी अच्छी सब्जी की उपज हो रही है। अगर इसकी सब्जी ऐसे ही उपजती रही तो यह गांव की सबसे अमीर बन जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगली रात जब सब लोग सो रहे थे, जमींदार कुएं के पास पहुंचे। उनके हाथ में एक बोतल थी जिसमें जहरीला केमिकल भरा था। अगर यह जहर पानी में मिल गया तो गंगा की सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी और फिर इसकी सब्जियों का व्यापार खत्म हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने बोतल खोलकर झर कुएं में डालने की कोशिश की, एक चमत्कार हुआ। कुएं से अचानक हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी और जोर की गर्जना हुई। जो बुरे इरादों से यहाँ आए हैं वे खुद नष्ट हो जाएंगे। कुएं से यह आवाज सुनते ही जमींदार डर के मारे वहां से भाग गया। और इधर सुबह होते ही गंगा मोहन दोनों अपनी भी व्यापार को बड़ा करने के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। गंगा उस साधु बाबा की कृपा से हमारे कुएं में पानी आ गई और सब्जियों का उपज भी अच्छा होता है और हमारी सब्जियों का व्यापार भी अच्छा चल रहा है। क्यों ना हम इसी सब्जी से अपना एक और व्यापार खोल लें? एक और व्यापार मतलब? मैं कुछ समझ ही नहीं। देखो गंगा, तुम्हें याद है जब हमारी गुड़िया बीमार पड़ी थी तो तुम उसे मोमोज बनाकर खिलाई थी, और मोमोज कितना स्वादिष्ट था। तो क्यों नहीं तुम मोमोज बनाकर गांव गांव बेचो, और मैं बैठे बैठे ही घर के पास सब्जियों का ठेला लगाकर बेचूंगा। ऐसे भी दिन भर में घर पर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। हाँ जी, यह तो बिल्कुल आप सही उपाय बताए हो। आज ही मैं बाजार जाती हूँ और मोमोज बनाने वाली सामान को लेकर आती हूँ। यह सब सारी बातें जमींदार गंगा के घर के बाहर खड़ा होकर छुपकर सुन रहा था। अच्छा, तो यह लोग मोमोज बनाने की तैयारी में लगे हैं, यानी अपनी व्यापार को और भी बड़ा करना चाह रहे हैं। मैं भी देखता हूँ कि यह अपनी मोमोज वाला व्यापार को कैसे बड़ा करते हैं।
मैं हार मानने वाला में से नहीं। इधर गंगा बाजार से मोमोज बनाने वाले सामग्री को खरीद कर ले आती है और फिर मोमोज बनाकर शाम को गांव की ओर निकल जाती है। मोमोज ले लो, मोमोज, तीखी चटपटी मोमोज ले लो। एक बार जो मोमोज को खाओगे बार बार मांगोगे। एक बार छक कर देखो। इस तरह से गंगा गांव में मोमोज बेचने लगी। मोमोज के नाम सुनते ही गांव वाले अपने घरों से निकलकर मोमोज खरीदने आ गए, क्योंकि गांव में पहली बार गंगा ने ही मोमोज बेचने आई थी। किसी ने मोमोज पहले कभी नहीं खाया था और जो मोमोज खाए थे उन्हें मोमोज का स्वाद पता था। अरे गंगा बहन, मोमोज कैसे प्लेट दे रही हो? हाफ प्लेट का दाम है 20 रुपए और चटनी के साथ मिलेगा। ठीक है, तो मुझे हाफ प्लेट मोमोज देना। इस तरह से करके सभी कोई पहले हाफ प्लेट मोमोज खाकर देखते हैं। मोमोज चटपटा और गर्म होने के कारण गांव वालों को काफी पसंद आता है। मोमोज खाकर सभी कोई बहुत खुश होते हैं और गंगा की अच्छी कमाई होने लगती है। अरे गंगा बेटी, मुझे भी 4 प्लेट मोमोज देना। वह क्या है ना कि मेरी बेटे बहू शहर से आए हैं, तो उन लोगों ने कई बार मुझे मोमोज लाने को कहा, पर गांव में अभी तक किसी ने मोमोज नहीं बेचते हैं। आज मैं लेकर जाऊंगा तो वह लोग बहुत खुश हो जाएंगे। अभी देती हूँ, ये लीजिए काका, आपके 4 प्लेट मोमोज। गंगा को मोमोज बेचकर घर लौटते समय अंधेरा हो जाता है। जब वह मोमोज बेचकर घर लौट रही थी तो रास्ते में कुछ गुंडों ने गंगा को घेर लिया। मैंने सुना है कि तेरे मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, चल मुझे भी मोमोज खिला। भाई साहब, मेरे सारे मोमोज खत्म हो चुके हैं। क्या क्या कहा? तेरी सारी मोमोज खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब तेरी अच्छी कमाई हुई है। चल मोमोज की कमाई हुए पैसे निकाल। गंगा उन बदमाशों को अपने पैसे देने से मना करती है। तब वह लोग गंगा के पैसे की पोटली छीन लेते हैं। गंगा बड़ी उदास मन से घर लौट आती है और सारी कहानी अपने पति मोहन को बताती है। अगली सुबह वे लोग उन बदमाशों के बारे में बात करते हैं। गंगा, हम लोग उन बनवासों के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट करेंगे। हाँ जी, यह बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम उन वनवासों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वह फिर कल मेरे साथ ऐसा कर सकता है। वह दोनों आपस में ऐसी बात कर ही रहे थे, तभी गांव का मुखिया उन लोगों के पास जाता है। मुखिया को गंगा के घर जाते देखकर रामलाल मुखिया का पीछा पकड़ लेता है। गंगा, मैं सुना हूं कि तुम गांव में मोमोज बेचने का व्यापार करती हो और तुम्हारा मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो क्या तुम मुझे 100 प्लेट मोमोज बनाकर दोगी? इतना बड़ा ऑफर सुनकर गंगा बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही मुखिया को हाँ कर देती है और मुखिया उसे एडवांस में 500 रुपये देकर चले जाते हैं। यह सब देखकर रामलाल झलकर आग बबूला हो जाता है। गंगा, तू बड़ी उड़ रही है ना। मैं इस बार अपने काम में नाकाम नहीं हूंगा। देखना क्या करता हूं मैं तुम्हारे साथ। अंधेरा हो जाता है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी मोमोज बनाने में लग जाते हैं, क्योंकि सुबह ही मुखिया के घर मोमोज पहुंचाना था। जैसे ही मोमोज बन जाते हैं, वे लोग अच्छी तरह से ढककर सोने चले जाते हैं और इधर बाहर खिड़की से खड़ा होकर रामलाल सब देख रहा होता है। चलो, ये सब अब सो गए। चलकर मैं सारे मोमोज की टोकरी को उठाकर घर ले आता हूं। फिर तो कल जो होगा इन लोगों के साथ, वह तो देखने में मजा ही आ जाएगा। फिर रामलाल चुपके से गंगा के घर घुसकर मोमोज की टोकरी उठाकर वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही गंगा जब अपनी मोमोज की टोकरी को नहीं देखती है, तब वह बौखला जाती है। मोहन, देखो ना, हमारे मोमोज की टोकरी नहीं है। जब मोहन आकर देखता है तब सच में टोकरी वहां पर नहीं रहता है। ये सब देखकर दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं। गंगा, लगता है हमारा मोमोज किसी ने चोरी कर लिया है। अब क्या होगा जी? मैं तो मुखिया जी को वचन दी थी कि आज सुबह ही उनके घर मोमोज बनाकर दे जाऊंगी। एक काम करो गंगा, तुम मुखिया जी के घर जाकर मुखिया जी को सारी बात बता दो। मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, वह हमारी प्रॉब्लम को समझ जाएंगे। गंगा बड़ी उदास मन से मुखिया के घर चली जाती है। मुखिया जी, मैं आपकी मोमोज तो बनाई थी, पर किसी ने मेरे घर से मोमोज चोरी करके ले गया है। मुझे माफ कर दीजिएगा मुखिया जी। यह लीजिए आपका एडवांस के पैसे। कोई बात नहीं गंगा, अच्छा हुआ कि तुम मुझे अभी आकर बता दी, और यह पैसे तुम रख लो। तुम्हारे मोमोज चोरी हो गए, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। ये पैसे तुम्हारी मेहनत की कमाई है। गंगा पैसे को रखकर घर लौट रही होती है। तब वह देखती है कि रामलाल का बेटा बाहर में बैठकर मोमोज खा रहा होता है। अरे, यह रामलाल का बेटा मोमोज कहाँ से खा रहा है? गांव में तो मेरे सिवा कोई मोमोज बेचता ही नहीं और रामलाल तो मेरे से मोमोज खरीदा ही नहीं। गंगा रामलाल के बेटे के पास जाती है और उससे पूछती है, बेटा, ये मोमोज आप कहाँ से खा रहे हो?
यह मोमोज मेरे घर पर एक टोकरी भरकर रखा हुआ है। आपको चाहिए क्या? हाँ बेटा, मुझे इसमें से एक मोमोज दोगे क्या? फिर रामलाल जमींदार का बेटा गंगा को एक मोमोज देता है और गंगा वह मोमोज लेकर अपने घर आ जाती है और अपने पति मोहन को दिखाती है। हाँ गंगा, यह मोमोज तो बिल्कुल हमारा ही है। इसका मतलब कि जमींदार रामलाल ने हमारा मोमोज चोरी किया। गंगा, अब हमारी मदद मुखिया जी ही करेंगे। तुम उनके पास जाओ और सारी बात बता दो। गंगा उस वक्त तुरंत मुखिया जी के पास जाती है और मुखिया को बताती है कि वह रामलाल के बेटे को अपने मोमोज खाते हुए देखी थी। तुम्हें पूरा पता है कि वह मोमोज तुम्हारा ही है? हाँ मुखिया जी, वह मोमोज मेरा ही है। आप एक बार चलकर उसकी घर की तलाशी लीजिए। मुखिया अपने 2 आदमियों के साथ जमींदार रामलाल के यहाँ पहुँचते हैं। रामलाल, ओ रामलाल, जरा बाहर निकलो। आता हूँ। हाँ बोलिए मुखिया जी, क्या बात है? रामलाल, गंगा की मोमोज चोरी हो गई है। वह तुम्हारे बेटे को मोमोज खाते देखी है। उसका कहना है कि वह मोमोज तुमने ही चोरी किया है। नहीं मुखिया जी, यह बिल्कुल झूठ बात है। मैं किसी का मोमोज नहीं चोरी किया हूँ। पर रामलाल, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। मुखिया अपने 2 आदमियों को रामलाल के घर की तलाशी लेने को कहता है। जब वह लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ा सा टोकरी में भरकर मोमोज रखा हुआ है। वह मोमोज को लेकर बाहर निकलते हैं और सबके सामने रख देते हैं। यह क्या है रामलाल? तुम तो कह रहे थे कि मैं मोमोज नहीं चोरी किया हूँ। रामलाल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। वह डरते हुए फिर बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। मैं गंगा की तरक्की को देखकर जलने लगा था। मैं नहीं चाहता था कि गांव की कोई भी आदमी मुझसे ज्यादा पैसे वाला बन सके। मैं गंगा को नीचा दिखाने के लिए यह सब काम किया हूं। नहीं रामलाल, तुमने यह माफी लायक काम नहीं किया है। तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अगर मैं तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर ऐसा ही करोगे। मारो सब इसको मिलकर। फिर मुखिया के आदमियों ने रामलाल की अच्छी सी धुलाई कर दी और गंगा वहां से अपने घर चली गई। ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और सच्चाई से किया गया काम हमेशा फल देता है। जलन और नफरत से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि इंसान खुद बर्बाद हो जाता है। जो दूसरों की भलाई करता है, भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं।